तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक बिहार में बंगाल, बिहार और अंग्रेज। तो आज देखते हैं बंगाल, बिहार, अंग्रेज में तो अंग्रेज कैसे अपना यहाँ पे भारत में अपना सत्ता बनाया था, कैसे अपना राज किया था, वो देखते हैं। तो 18वीं सदी में जो है ना, 18वीं सदी में जो है कि हमारा भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। और इसका जो समृद्ध केंद्र था ना, वो बंगाल और बिहार था। समृद्ध केंद्र का मतलब होता है संसाधन और सुविधाओं से जो परिपूर्ण होता है, उसको समृद्ध केंद्र कहा जाता है। जो कि हमारा बंगाल और बिहार जो है कि इससे परिपूर्ण था, इसलिए उसे जो है कि भारत के सोने के चिड़ियों के देश को कहा जाता था ना। इसका वो समृद्ध केंद्र और बंगाल और बिहार था। ठीक है। तो इसका देखिए कारण क्या था कि जो कि अंग्रेज यहाँ अपना सत्ता कैसे अपना यहाँ पे भारत में बनाया, कैसे अपना राज किया, तो देखते हैं। इसका कारण था, इसका कुछ तो कारण होगा जो अपना यहाँ अंग्रेज अपना सत्ता बना लिया। इसका कारण था, पहला देखते हैं कारण फर्स्ट। कारण फर्स्ट है कि मुगल सम्राट की सत्ता पे पकड़ कम होगा तो वो अपना शासन करने लगा। पहला कारण यही है। दूसरा कारण है कि प्लासी की लड़ाई। दूसरा कारण है प्लासी की लड़ाई में जो है ना, मीर जाफर ने वो क्या कर दिया था, अंग्रेज से हाथ मिला लिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला का हार हुआ था। तो उसमें क्या किया, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने जो है ना अपना राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो है ना त्रिगुट सेना ने भाग लिया था, जिसमें त्रिगुट सेना का हार हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 के हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ही त्रिगुट सेना का हार हुआ था, जिसमें कि जो है कि ये बिहार के भूमि पर उसका पहला जीत हुआ था अंग्रेज का, जिसमें वह वास्तविक अपना शक्ति केंद्र बना लिया। वहां से इसका शुरू हो गया अपना शक्ति अंग्रेज का। चौथा था कारण कि इलाहाबाद का संधि हुआ था। इलाहाबाद का जो संधि हुआ था, इसमें जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया। चौथा ये कारण था। तो आज का यही था, यही सब पढ़ेंगे हम। बंगाल, बिहार, अंग्रेज में तो अंग्रेज कैसे अपना यहाँ पे शासन किया। तो ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब शुरू होगा आज का क्लास। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ये जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर, इसका शासनकाल जो है ना 1713 से लेके 19 तक है। इसका शासनकाल फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर को एक रोग से ग्रसित बीमारी था, जिसको कि उसके आसपास का कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया था। लेकिन वहां पे जो है ना एक कंपनी का डॉक्टर था, जिसका नाम था हैमिल्टन। जिसका नाम था हैमिल्टन। हैमिल्टन ने जो है कि ये जो है कि मुगल सम्राट का ये इलाज उसका ठीक कर दिया पूरा तरीका से, जिससे वह खुश होकर जो है ना बंगाल और सूरत में व्यापारिक छूट दे दिया गया। और अपना सिक्का का प्रयोग कर सकता है अंग्रेज व्यापार के लिए, ये छूट दे दिया गया। तो इसका कारण था, देखिए, एक ही इलाज के लिए व्यापारिक छूट दे दिया, जिसके कारण भारत के सत्ता के नींव को हिला डाला था ये अंग्रेज ने। इसका एक इस जरूरत नहीं था इसको व्यापारिक छूट दे देना, पैसा भी दे सकता था या कुछ दे सकता था। तो ये इसका इसका परिणाम था, एक रणनीतिक भूल हुई जो कि फर्रुखसियर से। तो 1717 में इसको एक इलाज किया था यही डॉक्टर ने, और इसको व्यापारिक छूट मिल गया। और जो है कि व्यापारिक छूट मिला ना, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। व्यापारिक छूट, हाँ, व्यापारिक छूट जब मिल गया और सिक्का का प्रयोग कर सकते हैं ना, तो
इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है, जानते हैं मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा, चलिए आइए जानते हैं मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा हुआ था, दो आदमी के बीच में ये समझौता हुआ था मैग्ना कार्टा। इसमें जो दो आदमी था ना, देखिए इसका जो समझौता हुआ था 15 जून 1215 ईस्वी को समझौता हुआ था। इसमें दो आदमी के बीच में समझौता हुआ था, एक था जॉन और सामंत। जॉन और सामंत के बीच में समझौता हुआ था, ठीक। ये जो जॉन है ना, ये जॉन है इंग्लैंड का राजा, ये सामंत है, इसके दोनों के बीच में समझौता हुआ था 15 जून 1215 ईस्वी में। इसमें कहा गया था कि राजा हो या सरकार, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सभी को कानून का नियम पालन करना ये अनिवार्य है। इसमें यही कहा गया था मैग्ना कार्टा में। इसलिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को, फंडामेंटल राइट्स को, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1215 ईस्वी में ही कहा गया है। ठीक, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 1717 में क्या किया, 1717 ईस्वी में ही इसने मुर्शिद कुली खां को जो है ना बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया इसने, फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। और 1719 में जो है ना, इसको उड़ीसा का भी सूबेदारी दे दिया गया। 1719 में इसको उड़ीसा का भी सूबेदारी दे दिया गया। तो थोड़ा सा मुर्शिद कुली खां के बारे में जानते हैं। मुर्शिद कुली खां था कैसा? मुर्शिद कुली खां जो है ना, इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था इसका जन्म, मुर्शिद कुली खां का। मुर्शिद कुली खां हिंदू था, हाँ हिंदू था वो। इसको जो है कि मुर्शिद कुली खां एक ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। इसको जो है कि एक फारस का व्यापारी था, हाजी सफी था, इसको जो है कि खरीद लिया बचपन में, और बचपन में खरीद लिया और इसे इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया। जैसे तानसेन अकबर का था नवरत, इसी तरह इसको भी दीक्षित कर लिया और इसे इस्लाम धर्म में दीक्षित करके इसे जो है कि अच्छा शिक्षा दिया गया। और ये जो है कि मुर्शिद कुली खां नवाब जो बना, ये अपने मेहनत के दम पर और प्रशासनिक मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का जो नवाब बना, इसने एक अपना हीरो यार इसने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर एक दास आगे चलकर बंगाल का नवाब बना। ये उसकी प्रशासनिक और बुद्धिमानी का प्रमाण है। तो चलिए देखिए, आदमी जो है कि मेहनत करके कैसे आगे बढ़ता है। मेहनत करने वाले के लिए दो शब्द बोलते हैं, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। रुकिए ना अभी। मेहनत करने वाले के लिए हम दो शब्द बोलते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखे से कुछ नहीं होता मेरा दोस्त, हौसले उड़ान भरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपना राजधानी मुर्शिद कुली खां जो है ना, यहाँ देखते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां का जो शासन काल था 1717 से लेके 1727 ईस्वी तक इसका शासन काल। इसने अपना राजधानी जो बनाया था ढाका से स्थानांतरित करके अपना नाम पर मुर्शिदाबाद रखा था, राजधानी स्थानांतरित किया था।
मुर्शिद कुली खां जो है अपना राजधानी ढाका से जो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद जो है ना अपने समृद्ध शहरों में से एक था, इसलिए इसे बंगाल का पेरिस कहते हैं मुर्शिदाबाद को, इसलिए अपना राजधानी यहाँ बनाया था। और यहाँ पे जो है ना दुनिया के सभी लोग व्यापार करने के लिए आते थे मुर्शिदाबाद। तो यहाँ तक था। मुर्शिद कुली खां नवाब कैसे बना ये देखते हैं। मुर्शिद कुली खां जो है ना इसको सबसे पहले 1700 ईस्वी में 1700 ईस्वी में जो है ना इसको दीवान नियुक्त किया था। 1700 ईस्वी में इसे दीवान नियुक्त किया था और 1717 ईस्वी में इसे मुर्शिद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया गया बंगाल का। 1717 में हम बताए थे कि मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था और 1700 ईस्वी में इसे दीवान बनाया था औरंगजेब द्वारा। तो दीवान पहले से था। दीवान का मतलब होता है राजस्व वसूली, और जो है कि सूबेदार का मतलब होता है प्रशासनिक, और जो है कि सैन्य इसके पास आ गया मुर्शिद कुली खां के पास। तो जब ये तीनों इसके पास आ गया तो ये जो है 1717 में ये बंगाल का नवाब कहा जाने लगा, जो कि बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां हुआ। तो आगे देखते हैं अब। खां के बाद अगला जो नवाब आया वो था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बना। इसका शासनकाल 1727 से लेकर 39 तक था। इसके समय में 1733 में बिहार का प्रदेश इसके अधीन कर दिया गया था। सुजाउद्दीन को जो है ना 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश इसे दे दिया गया था, और 1733 में ही इसने अलवर्दी खां को इसने बिहार का उप सूबेदार इसे नियुक्त किया था। सुजाउद्दीन ने बिहार का उप सूबेदार अलवर्दी खां को 1733 में ही नियुक्त किया था। ठीक है, और इसका कुछ ज्यादा शासनकाल नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं, आधुनिक बिहार। जब यहाँ पे भारत का पढ़ेंगे ना, आधुनिक भारत, तब जो है कि सब चीज को पूरा डिटेल्स में देखेंगे। बिहार में अभी ये लोग थोड़ा थोड़ा ही काम किए हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे। तो ये इसका यहीं तक था। 1739 के बाद आया सुजाउद्दीन के बाद आया था सरफराज खां, अगला शासक। ये मात्र 1 साल के लिए आया था, 39 से 40। 1 साल के लिए आया था सरफराज खां। सरफराज खां जो है ना एक अयोग्य शासक था। एक कैसा शासक था? एक अयोग्य शासक था सरफराज खां, और जो है कि 1 साल के लिए शासन किया था। इसके समय में सरफराज खां अलवर्दी खां के बीच युद्ध हुआ, जिसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? जिसे गिरिया के युद्ध के नाम से जाना। ये जो युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है कि सरफराज खां का हार हुआ था और अलवर्दी खां का जीत हुआ था। इस युद्ध में सरफराज खां का हार, अलवर्दी खां का जीत हुआ था। और गिरिया के युद्ध के बाद अगला जो आ जाएगा नवाब, वो आ जाएगा अलवर्दी खां। यहाँ पर लिख दें। अलवर्दी खां का जो शासनकाल था, इसका शासनकाल था 1740 से लेकर 56 ईस्वी तक इसका शासनकाल था अलवर्दी खां का। छप्पन तक इसका था अलवर्दी खां का। ये ज्यादा कुछ नहीं किए थे। अलवर्दी खां जो है ना, ये नवाब बनने के बाद यह जो है कि मुगलों से हटकर अपना स्वतंत्र शासन जो है बंगाल में चलाना शुरू किया था, जिससे जो है कि अंग्रेज को जो व्यापारिक छूट मिला था उससे जो है कि उसको दिक्कत होने लगा। तब इसके बीच में, दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा, और जो है कि और ज्यादा कुछ नहीं किए। 1756 में ही इसका मृत्यु हो गया। इतना ही इसका कार्य था। अब इसके बाद जो आएगा
वो आएगा मेन शासक, जो कि बंगाल का एक स्वतंत्र शासक होगा, वो होगा सरफराज खां। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। देखिए फर्रुखसियर जो है कि इसका शासनकाल 1713 से 19 तक था। इसका जो है कि इलाज क्या था, एक रोग जो होता है 1717 में हैमिल्टन था जो कंपनी डॉक्टर था, जब इसको इलाज किया तो इसको जो है कि व्यापारिक छूट मिल गया था, जो व्यापारिक छूट दिया था इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं, जो छूट मिला था। तो तब जो है कि मैग्ना कार्टा बताए थे 15 जून 1215 ईस्वी में दो आदमी के बीच में समझौता हुआ था, जो जॉन और सामंत के बीच में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि राजा हो या सरकार कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सभी को कानून का नियम पालन करना यह अनिवार्य है। इसमें यही समझौता में कहा गया था। इसके बाद आया था 1717 में ही मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था फर्रुखसियर के द्वारा। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार, और उड़ीसा का भी उसे सूबेदारी जो है ना 1719 ईस्वी में दे दिया गया। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बारे में जो बताया वहां पे, इसका शासनकाल 1717 से लेकर 27 तक था। इसने अपना राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। और जो है कि मुर्शिद कुली खां ये नवाब कैसे बना, ये चीज भी आप लोग को पता है कि 1700 ईस्वी में इसको जो है कि औरंगजेब द्वारा दीवान नियुक्त किया था। दीवान का मतलब होता है राजस्व अधिकारी, जो वसूलने वाला होता है, इसको वहां पे नियुक्त किया था। और 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। सूबेदार का मतलब होता है प्रशासनिक और सैन्य जो मामला होता है वो देखता है सूबेदार। और जो है कि जब पहला दीवान इसके पास था ही 1717 में इसे मिल गया, जो तीन चीज मिलके ये बंगाल का नवाब कहा जाने लगा। और बंगाल का नवाब कहा जाने लगा। उसके बाद जो है कि इसका ज्यादा कुछ और नहीं था। उसके बाद शुजाउद्दीन आ जाता है, जिसका शासनकाल 1727 से लेकर 39 ईस्वी तक है। 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश जो है कि इसके मिला शुजाउद्दीन को। शुजाउद्दीन ने क्या किया, बिहार का इसने उप सूबेदार नियुक्त कर दिया, जो कि उप सूबेदार अलवर्दी खां हुआ। तो अलवर्दी खां उप सूबेदार बना। उसके बाद आया शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, जिसका शासनकाल मात्र 1 साल था, 1739 से लेकर 40 ईस्वी तक। यह एक अयोग्य शासक था। और जो है कि गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में, जिसमें कि अलवर्दी खां का जीत हुआ। उसके बाद अगला जो नवाब बना अलवर्दी खां। अलवर्दी खां का शासनकाल 1740 से लेकर 56 था। और जो है कि 56 में ही 1756 में इसका मृत्यु हो गया। और जो है कि ये ज्यादा कुछ किए नहीं थे। जब ये नवाब बना ना, तो इसने जो है कि बंगाल के मुगलों से स्वतंत्र होकर अपना खुद का शासन चलाने को सोचा, जिसके चलते जो है ना अंग्रेज व्यापार के साथ इसका जो है कि संघर्ष होने लगा। तो ये 1756 में मृत्यु हो गया। जो अगला आएगा नवाब सिराजुद्दौला आएगा, जो कि इसका नौती है, जो कि इसका छोटी पुत्री का पुत्र है। तो आइए देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में क्या है। अब यहाँ तक हो गया, इसको मिटा देते हैं। आप लोग को डरने लगा। तो सिराजुद्दौला जो बोले कि अलवर्दी खां का ही नौती था, जो इसके छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। तो इसका शासनकाल 1756 से लेकर 57 तक है। इसका जो है कि प्रथम जब संघर्ष हुआ कंपनी के साथ, तो देखिए प्रथम संघर्ष कब हुआ था। प्रथम संघर्ष हुआ 4 जून 1756 को प्रथम संघर्ष हुआ। और कहाँ पे हुआ था, कासिम बाजार में। प्रथम संघर्ष हुआ 4 जून 1756 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, कंपनी का ये कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में ये प्रथम संघर्ष हुआ था 4 जून 1756 को, और कासिम बाजार में हुआ था। और जो है कि इसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और जो है कि कलकत्ता में एक किला है, फोर्ट विलियम का किला। फोर्ट विलियम के किला पर भी अधिकार कर लिया इसने, सिराजुद्दौला ने। और यहाँ पर जो है ना एक अंग्रेज अधिकारी था कलकत्ता का, उसका नाम था रॉजर ड्रैक।
रुद्रदयास था वो कलकत्ता का अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, जिसको कि कलकत्ता छोड़कर इसको भागना पड़ा वहां से। और जो है कि इसने कलकत्ता का क्या किया, नाम बदल दिया, कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर रखा गया था। कलकत्ता का इसने नाम बदलकर अलीनगर रख दिया गया था। तो जानते हैं कि कलकत्ता जो है 3 गांव के नाम से मिलकर बना है, जो कि 3 गांव का नाम था सुता, नाती, कालीकता, गोविंदपुर। ये तीनों गांव से मिलकर कलकत्ता बना था और इसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया था। इसके बाद और क्या है, के बाद इसने जो है कि सिराजुद्दौला ने जो सबसे बड़ा एक घटना हुआ किया था अंग्रेजों के साथ, वो था ब्लैक होल का घटना, जिसे कि काल कोठरी के घटना के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं ब्लैक होल का घटना कब हुआ था और कैसे हुआ था, उसमें कितना आदमी की मृत्यु हुआ था और कितना बड़ा रूम था, वो सब देखते हैं। ब्लैक होल का घटना हुआ था इसके समय में और इसी ने किया था। ब्लैक होल का घटना जो है ना 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था, ब्लैक होल का घटना। इसमें जो है कि ब्लैक होल के घटना में क्या हुआ था, इसमें टोटल 146 व्यक्ति को बंदी बनाया था इसने। इसका जो रूम था 18 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा, उसमें 146 व्यक्ति को बंद कर दिया था, जिसमें कि 20 जून को बंद किया था और 23 जून को खोला गया था। तो केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे और जो है कि 123 व्यक्ति को दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया। ब्लैक होल के घटना के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो कलकत्ता पर अधिकार किया था, इसके बाद इसने इसके साथ एक संधि किया जो कि अलीनगर का संधि था। अलीनगर का संधि कब हुआ था, सबसे ये जरूरी जानना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अलीनगर का संधि कब हुआ था, अलीनगर का संधि। अलीनगर का जो संधि हुआ था, ये होता सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 9 फरवरी 1757 ईस्वी में संधि हुआ था, अलीनगर का संधि। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखना है। इसके बाद अलीनगर के संधि के बाद इसको जो है कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसको अलीनगर संधि को भंग करने का आरोप लगाया। इसके बाद आ जाता है पलासी का युद्ध। तब जानते हैं पलासी का युद्ध कितना फेमस है एग्जाम के लिए, देखते हैं पलासी के युद्ध के बारे में। 23 जून 17 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध। इसमें जो है कि ये पलासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी देखते हैं। पलासी का युद्ध जो है ना भागीरथी के भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध, पलासी का युद्ध। इसमें जो है कि मीर जाफर जो है कि अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। पलासी का जो युद्ध बताए थे 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, ये भागीरथी नदी के तट पर हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ये दोनों के बीच में हुआ था पलासी का युद्ध। और जो है कि सिराजुद्दौला का लगभग जितना सेनापति था ना,
वो अंग्रेज का साथ दे देता। उसका जो मेन सेनापति था मीर जाफर, जो कि पहले ही अंग्रेज से हाथ मिला लिया था, उसमें इसको बोल दिया गया था कि अगर हमारा साथ दोगे तो हम अगला नवाब तुमको बंगाल का बना देंगे। तो इसी वजह से जो है कि ये अंग्रेज के इधर से आ गया था। तो मीर जाफर का देखते हैं कौन सा आदमी इधर आया था, उसका नाम चलिए देखते हैं। देखिए, मीर जाफर एक हुआ, उसके बाद था मनिक चंद, उसके बाद था अमी चंद, उसके बाद था जगत सेठ। अब ये सब किस पद पर था, चलिए वो बताते हैं आपको। ये था सेनापति। राय दुर्लभ था दीवान। किसका दीवान था? ये सिराजुद्दौला का दीवान था, लेकिन युद्ध में भाग लिया था अंग्रेज इधर से। मनिक चंद था प्रभारी अधिकारी। और जो एक अमित चंद व्यापारी था। जगत सेठ बैंकर था। ये सब जो है कि सिराजुद्दौला जो है ना, मीर जाफर सेनापति था, राय दुर्लभ दीवान था, मनिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमित चंद व्यापारी था, और जगत सेठ बैंकर था। जो कि ये सब जो है ना अंग्रेज का साथ दिया था पलासी के युद्ध में। और सिराजुद्दौला को कौन साथ दिया था? सिराजुद्दौला का जो है ना सिर्फ दो आदमी था उसका सेना। एक था मीर मदन और मोहनलाल। ये दोनों जो है कि सिराजुद्दौला का साथ दिया था। इसमें जो है कि सिराजुद्दौला के हार हुआ था पलासी के युद्ध में, और इसका जीत हुआ था अंग्रेज का। यहीं पर से जब पलासी का युद्ध जीता, तो यहाँ से जो है ना व्यापारी इसने जो है कि अंग्रेज ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सिराजुद्दौला का हार हुआ। इसका जो हार हुआ था, ये इसका पुत्र था मीरन। इसके इशारे पर ही इसका हत्या कर दिया गया था। हम कह सकते हैं सिराजुद्दौला का जो है ना हत्या हुआ था एक विश्वासघात के कारण, इसका हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण जो है कि सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया। और ये बंगाल का जो है कि एक स्वतंत्र शासक था सिराजुद्दौला। अब इसके बाद मीर जाफर जो सारी शर्तों के अनुसार, अब अगला जो बनेगा नवाब मीर जाफर बनेगा, क्योंकि वह पहले इसको अंग्रेज दे दिया गया था सूचना हो किया हमारा साथ दोगे तो हम तुमको अगला अगला नवाब बनाएंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा एक बार पीछे से देख लेते हैं। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला इसका कार्यकाल बताए थे 1756 से 57 तक है। इसका जो है कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में जो प्रथम संघर्ष हुआ था, ये 4 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? जगह का नाम है कासिम बाजार। और जो है कि 16 जून 1756 ईस्वी में इसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। और कलकत्ता का जो अधिकारी था ना, ये था रॉजर ड्रैक, जो कि इसको कलकत्ता छोड़कर भागना पड़ा। और जो है कि यहाँ पर एक था किला, जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम का किला, उस पर भी इसने अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला ने। उसके बाद कलकत्ता का इसने नाम क्या कर दिया? नाम बदल कर अलीनगर कर दिया गया। और जो है कि इसके समय में एक ब्लैक होल का घटना हुआ था 20 जून 1756 को जो हुआ था। इसमें वो बता दिए थे कितना फीट लंबा, कितना फीट चौड़ा रूम था, कितना आदमी इसमें मृत्यु हुआ था। और अलीनगर का संधि हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अलीनगर का संधि किसके किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ये दोनों के बीच में हुआ था अलीनगर का संधि। अलीनगर का संधि का इसने जो है ना रॉबर्ट क्लाइव ने आरोप लगाया था कि यह जो है कि भंग करने का आरोप लगाया था। उसके बाद पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में होता है, जो कि भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ये हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि सिराजुद्दौला का था सेनापति, दीवान, प्रभारी अधिकारी, व्यापारी, बैंकर, ये सब दिया था अंग्रेज का साथ। मीर मदन और मोहनलाल जो कि सिर्फ दो आदमी ही सिराजुद्दौला का साथ दिया था, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया। सिराजुद्दौला का हार होने के बाद उसके बाद जो अगला सारी शर्तों के अनुसार जो अगला नवाब बनेगा मीर जाफर बनेगा। मीर जाफर को देखते हैं।
मीर जाफर, इसका शासनकाल 1757 से लेके 60 तक था। और इसको मीर जाफर को जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव का गिदर कहा जाता है मीर जाफर को। और जो है कि इसको जो है कि एक कठपुतली नवाब के रूप में बनाया गया था। इसको हम कठपुतली नवाब कह सकते हैं, क्योंकि जो है कि जो अपना अंग्रेज जो है कि जो अपना काम करना चाहता था, इसके इशारे पे नहीं वो अपना काम कर लेता था, इसको सिर्फ सिग्नेचर करवा लेता था। इसके जो है कि एक दस्तक प्रणाली जो हुआ था, दस्तक प्रणाली पर इसने सिग्नेचर करवा लिया था अंग्रेज ने इससे, मीर जाफर से, जिससे कि उसको बंगाल के क्षेत्र में और जो है कि व्यापारी पे नो टैक्स लग गया, जिससे कि वो इसका दुरुपयोग करने लगा था बंगाल के क्षेत्र में, और दुरुपयोग करने लगा। इसके बाद इसका और कुछ नहीं था। इसके बाद अगला जो आता है गवर्नर, हॉलवेल आता है, वो 1760 में आता है। इसने क्या किया, मीर जाफर को क्या किया, हंसका दिया नवाब के पद पर से, और इसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया गया, यह हॉलवेल ने। मीर कासिम को बना दिया गया था नवाब बंगाल का। मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेजों को जो है ना दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग कर रहा था, इसने दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था, दस्तक प्रणाली समाप्त किया था इसने। और इसने जो है कि अपना राजधानी चेंज किया था। राजधानी अपना मुर्शिदाबाद से ये जो है कि मुंगेर कर लिया। अपना राजधानी चेंज कर लिया। इसके समय में ये एक गुरगिन खां, जो अल्तुनिया आर्मेनिया का था आदमी, इसने सेना प्रशिक्षण के लिए उसको रखा था। और इसके समय में बिहार का जो सूबेदार था राम नारायण था, उसको क्या कर दिया, पद से बर्खास्त कर दिया था मीर कासिम ने, और जो है कि उसकी हत्या करवा दिया। और क्यों हत्या करवा दिया गया था, क्योंकि वह जो है कि बिहार का पूछ रहा था ना, वह और ब्यौरा उसको देने को तैयार नहीं था, इसी वजह से राम नारायण का हत्या करवा दिया गया था मीर कासिम के द्वारा। उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया, यहाँ तक तो आया, अपना राजधानी चेंज किया इसने, जो है कि वहां करने के बाद यह पटना पर भी अधिकार कर लिया, पटना पर फिर अधिकार कर लिया। पटना पर अधिकार करने के बाद यहाँ का जो है ना, इसका व्यवहार बोला अच्छा नहीं है। एक था अंग्रेज अधिकारी एजेंट एलिस, अंग्रेज अधिकारी क्या नाम था, एजेंट एलिस था। जो कि बोला इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसने भी पटना पर अधिकार कर लिया। और पटना पर अधिकार किया ना, तो क्या किया, मीर कासिम ने एक अभियान चलाया। उस अभियान में क्या किया, एजेंट एलिस का हत्या करवा दिया, जिसे हम पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब एजेंट एलिस का हत्या हो ना, इसे हम पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसकी हत्या करवा देगा, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना। उसके बाद क्या किया, इसको जो है कि अपना नवाब के पद से इसको हंसका दिया गया। और ये जो है कि उसके जगह पे फिर से मीर जाफर को लाया गया दोबारा, जो कि उसका दूसरा शासनकाल था। इसके बाद फिर से मीर जाफर को लाया गया। मीर जाफर को वहां पे लाया गया, जो कि दूसरा शासनकाल इसका था। इसके बाद जब ये इसको वहां से हटा दिया गया नवाब के पद से, तो ये जो है कि आके यहाँ पे एक त्रिगुट सेना का निर्माण करता है। तो त्रिगुट सेना देखते हैं कौन सा होता है, त्रिगुट सेना, त्रिगुट सेना हम देखते हैं।
त्रिगुट सेना में अवध का नवाब था एक था शुजाउद्दौला। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ये त्रिगुट सेना था। त्रिगुट सेना में था ये शुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था, और ये था मुगल बादशाह, और मीर कासिम था। ये त्रिगुट सेना में भाग लिया था। त्रिगुट सेना में जो भाग लिया था, इसका जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था वो चलिए देखते हैं अब। बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का जो युद्ध हुआ ना वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में ये तीनों भाग लिया था, और अंग्रेज के तरफ से जो भाग लिया था, अंग्रेज के इधर से हेक्टर मुनरो लिया था। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने भाग लिया था, जिसमें कि त्रिगुट सेना का हार हुआ था पूरी तरीका से। त्रिगुट सेना का हार हो गया ये बक्सर के युद्ध में। उसके बाद जो है कि अंग्रेज का अपना पूरा शासन जो कि सत्ता पूरे तरीका से यहाँ बिहार में बंगाल में हो गया कन्फर्म कि अब वो शासन करेगा, क्योंकि अब उसके विरुद्ध कोई नहीं था। तो उसके बाद चलिए देखते हैं बक्सर के युद्ध के बाद क्या होगा। बक्सर के युद्ध के बाद जब कोई भी युद्ध होता है तो उसका साथ एक संधि होता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुआ जिसे हम इलाहाबाद संधि के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं इलाहाबाद संधि में क्या सब हुआ था। इलाहाबाद का संधि हुआ, ये हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद का संधि। इसमें जो है कि कहा गया था कि मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय के बीच में। इलाहाबाद का संधि हुआ। इसमें कहा गया था कि जो है ना नवाब को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, और जो है कि इसके साथ बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज अपने पास ले लिया। तो दीवानी का मतलब बताए थे जो कि राजस्व वसूली होता है, वो अपना बिहार बंगाल और उड़ीसा का ये अंग्रेज ले लिया। इसमें यही कहा गया था 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन। बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार ले लिया गया शाह आलम द्वितीय से, ये रॉबर्ट क्लाइव ने। जब ये दीवानी अधिकार ले लिया गया तब इसको राजस्व वसूलने के लिए यहाँ पे अपना अधिकारी नियुक्त करेगा। तो चलिए देखते हैं कि बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसे नियुक्त किया था। सो देखते हैं। बंगाल का जो नियुक्त किया था ना उसका नाम था मोहम्मद रजा खान, और बिहार का था सिताब राय। उड़ीसा का था राय दुर्लभ। इसको नियुक्त किया था, ये राजस्व वसूली है। बंगाल का मोहम्मद रजा खां और बिहार का सिताब राय, उड़ीसा का राय दुर्लभ को नियुक्त किया था दीवानी अधिकार। इसके बाद जो है कि 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव ने एक शासन चलाया जिसको हम द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। तो द्वैत शासन का मतलब क्या होता है वो जानते हैं? द्वैत शासन का मतलब होता है
कि प्रशासनिक अधिकार जो है कि वो मुगल के पास रहेगा, मुगल बादशाह के पास, और जो है कि वसूली और जो है कि राजस्व वसूली और सेना ये अंग्रेजों के पास रहेगा। तो आइए देखते हैं द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन किसने चलाया था? ये बंगाल बिहार में लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और जो है कि ये लगाया था 1765 में। द्वैध शासन लगाया था। और इसमें कहा गया था, द्वैध शासन का मतलब बता दिए कि मुगल बादशाह के पास प्रशासनिक अधिकार और जो है कि वसूली करने का और सैन्य जो दीवानी अधिकार होता है वो रॉबर्ट क्लाइव अपने पास रख लिया था, जिसके कारण ये बंगाल बिहार और उड़ीसा में ये अपना दीवानी अधिकार सबसे लेता था। तो इसके कारण क्या हुआ था? द्वैध शासन के कारण बंगाल और बिहार का इतना शोषण होने लगा तो वहां के अकाल पड़ गया। अकाल, भयंकर अकाल पड़ा था। भयंकर अकाल जो 4 क्षेत्र में पड़ा था, चलिए वो देखते हैं। 1770 में पड़ा था। 1770 में अकाल पड़ा। ये पड़ा था बंगाल और बिहार में। और जो है कि सबसे जो अधिक प्रभावित क्षेत्र था ना अकाल से, वो 4 क्षेत्र था। वो देखते हैं। वो था पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। ये चारों क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा। इसके जो है कि भयंकर अकाल पड़ने के बाद वहां अगला जो था वारन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर था, वारन हेस्टिंग ने क्या किया? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। तो द्वैध शासन का अगर जनक पूछेगा ना, यह शब्द किसने दिया था? द्वैध शासन शब्द या जनक लियोकार्टियस ने दिया था। ये दिया था द्वैध शासन। और जो है कि द्वैध शासन को बंगाल में लागू किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो वारन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। ने ये बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था। 1772 में क्या किया था इसने? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। और जो है कि 1772 में द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया था, और वहां पर जो है ना बंगाल का नवाब का पद भी समाप्त कर दिया था। नवाब का पद भी ये समाप्त कर दिया था। तो बंगाल का जो है ना नवाब का पद समाप्त किया, तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का जो है ना अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। अंतिम नवाब कौन था बंगाल का? मुबारक उद्दौला, ये बंगाल का अंतिम नवाब था। इसके बाद एक बार 1772 में, जो कि 1770 में जो होता है, एक अकाल पड़ा था। पुनः जो है ना 1783 में एक बार फिर अकाल पड़ गया। 1783 में 1783 में पुनः अकाल पड़ गया। तो अब की बार जो पुनः अकाल पड़ा ना, इसमें जांच अधिकारी बैठाया। क्यों अकाल पड़ा? तो इसका जो जांच अधिकारी था, जांच अधिकारी का नाम था जॉन सोर। उसका आपकी इधर जो 1783 में हुआ था, जांच अधिकारी जॉन सोर था। इसने एक सुझाव दिया कि एक अन्नागार का आप निर्माण कीजिए, जांच अधिकारी ने। तो बोला अन्नागार का निर्माण करने।
तो एक अन्नागार का निर्माण किया गया, जो कि अभी गोलघर के नाम से जानते हैं, पटना में जो स्थित है। गोलघर, पटना का जो गोलघर है, इसे जो है ना 1784 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर था, एक ब्रिटिश इंजीनियर का नाम था जॉन गास्टिन, और जॉन गास्टिन ने ही इसका निर्माण किया था, गोलघर का। इसका निर्माण किसने किया? जॉन गास्टिन। इसका निर्माण क्या था, किसके सुझाव पे क्या था? जॉन शोर के सुझाव पे पटना में गोलघर का निर्माण 1784 में जॉन गास्टिन ने किया था, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर था। और जो है कि क्यों किया था? अन्नागार के कारण, अन्न रखने के लिए। तो यहाँ तक आज का होता है हमारा क्लास खत्म। तो आपको क्लास कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लास्ट में एक थोड़ा सा कुछ दो शब्द बोलेंगे, उसके लिए थोड़ा सा रुकिए। राह संघर्ष की जो चुनते हैं वही दुनिया बदलते हैं, कि राह संघर्ष की जो चुनते हैं वही दुनिया बदलते हैं, जिसने रात से जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलते हैं। आज का हमारा यहीं तक था, खत्म हो गया।